आपदा में हमेशा तत्पर रहने वाली व त्वरित कार्यवाही करने वाली एनडीआरएफ टीम अपने साजो सामान के साथ बहराइच प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों को लगातार सहयोग कर रही है। इसके साथ ही बाढ़ से बचाव और प्राथमिक उपचार के तरीकों से भी अवगत करे, जिसमें एनडीआरएफ की टीम के द्वारा देशी सामान से तैरने वाले उपकरण की विधि, चोट लगने पर बहते खून को रोकने का तरीका, CPR तथा बाढ़ से बचाने के तरीके और सावधानियों के बारे में बताया गया। पानी अभी जैसे कम है, ठीक है, तो अभी क्या है, आप लोग सबसे ज्यादा है कि आप लोगों को पानी में बच्चों को नहीं जाने देना है। बोट को जाते समय क्या करना है, ज्यादा आदमी जबरदस्ती नहीं बैठना है, ठीक है। दूसरा, जो बोट में आदमी जा रहा है, अगर आंधी तूफान आ रहा है तो आंधी तूफान को बोट में नहीं चलने देना है, ठीक है। दूसरा, अगर आंधी तूफान आने की संभावना लग रही है तो बोट को किनारे लगना है या किसी टापू में लगा के बांध के खड़े हो जाना है, ठीक है। और अगर कोई आदमी डूबने लग रहा है या बांस या कोई ऐसी सामान को देना है जिसको पकड़ के आ सके, कभी भी अगर कोई डूब रहा हो तो उसके साथ में तुरंत कूद नहीं जाना है, क्योंकि गहराई, घाघरा नदी में गहराई का पता नहीं रहता है, फिर वो क्या हो जाता है, आपके लिए खतरा हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि कभी, क्योंकि पानी जब ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है कि सांप और बिच्छू और या फिर दूसरे जानवर निकलते हैं, तो सांप काटने में मैक्सिमम आप लोग क्या करते हो, वहाँ चीरा लगा देते हो या खून से उसको मुंह से चूसने लगते हो या बांध देते हो रस्सी से, या फिर झाड़ाने फुकाने बाबा के पास में ले जाते हो। यही नॉर्मल यही करते हैं ना हम लोग, मैं भी यही का रहने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग मैक्सिमम यही करते हो। अभी ये क्या करना है, ये चीजें नहीं करना है। अभी क्या है, अभी धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो मतलब हम लोग उन्नत कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना है कि किसी भी आदमी को कभी भी सांप काट रखा हो तो उसको चीरा नहीं लगाना। चीरा लगा दोगे बहुत ज्यादा खून निकल जाएगा, और सांप मान लो जहरीला काटा है, जहर उसका कम निकलेगा, सबसे ज्यादा उसका खून निकल जाएगा। खून निकलेगा तो आदमी को क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसको झड़ाने फुकाने ले गए, झड़ाने फुकाने में मान लो कि अगर बहुत लोग होता है जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है, नहीं भी होता है, उसमें टाइम न वेस्ट करके आप सबसे नजदीक का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जो भी CSC हो वहां ले जाओ। वहां पर आज की डेट में हर जगह जो उसका एंटीवेनम होता है, जो एक इंजेक्शन लगता है, वो हर जगह अवेलेबल है और वो डॉक्टर देख के आपको लगा देगा। दूसरा ये कि उस आदमी को ज्यादा कुछ जबरदस्त खिलाने का प्रयास न करो। ज्यादा खाएगा, जब खाएगा तो अंदर उसका जो जहर जल्दी शरीर में फैलेगा, इसलिए कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास न करो। तीसरा यह कि आप उस जगह पर बांधा मत लगाओ। अगर आपने मान लीजिए कि उंगली पे काटा है और आपने यहाँ बांध दिया, तो यहाँ बांधोगे तो आगे क्या होगा, खून का सर्कुलेशन, मतलब आगे के पार्ट में खून नहीं जाएगा जहाँ से बांधोगे। तो जब आप बांध के रखोगे तो आगे के पार्ट में खून नहीं जाएगा, फिर वो पार्ट में क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब डेड मतलब क्या हो जाएगा, वो मृत टाइप होने लगेगा। फिर उस पार्ट को क्या है, अगर बहुत टाइम आप बांध के रख दिया 2-3 घंटा, तो वो हो सकता है उस पार्ट को काटना भी पड़ जाए, ठीक है। तो बांधना नहीं है, उस जगह पर क्या करना है, लपेट देना है। मतलब कि थोड़ा सा हल्का टाइट करते हुए, जैसे यहाँ काटा है तो पूरे में गमछा यहाँ तक लपेट दो, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो जहर फैलने का, अंदर शरीर में फैलने की गति है, मान लो जैसे स्पीड है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और गोलागंज के पूरे पॉइंट का जायजा लिया है और हमने कमांडर से भी खास बातचीत की है। इसी बीच आज हमारे ग्रामीण भी उपस्थित है बीच में, तो आज हम इनसे भी जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और सरकार इस पे कितना ध्यान दे रही है। हम उस पे सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइएगा। नक्षेत जी, हमारे भी नक्षेत जी आज उपस्थित हैं और काफी बुजुर्ग भी हैं और सम्मानित भी हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे बीच आज उपस्थित हुए, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। तो चाचा, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि यहाँ जब से बाढ़ आई हुई है, पानी ठहरा हुआ है, तब से आज तक इस पॉइंट पर कोई डूबा या नहीं डूबा? नहीं डूबा। और यहाँ पे लगभग किसी आम जनमानस को या जानवर वगैरह या कितना यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई नहीं डूबा है? अच्छा, ये बताइए, ये जो फसलें नुकसान हो गई हैं, इसकी पूछताछ के लिए कोई आया है? अभी नहीं आया ना। इस बात की आपकी ने जानकारी कहीं दी है ऊपर अधिकारियों को कि हमारी फसलें नष्ट हो गई? यानी आपका कहना, राजस्व की टीम जो आती है, लेखपाल वगैरह जो आते हैं, उन्होंने आप लोगों से भी कोई बातचीत नहीं की? आते हैं और घूमकर वापस चले जाते हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? आप लोग बताइए, ये सही कह रहे हैं? अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारे बीच और भी ग्रामीण उपस्थित हैं। हम आपसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इससे यहाँ पे कितने दिन से लगभग बाढ़ रुका होगा? बाढ़ 1 महीना। 1 महीने में कितने अधिकारी यहाँ पर आए? आप लोगों को राहत सामग्री वगैरह मिली है? हाँ, राहत
तो कुछ तो मिली है। थोड़ा बहुत मिला है। और कोई आम जनमानस को डूबा तो नहीं यहाँ पे, किसी प्रकार का किसी को जान को क्षति तो नहीं हुई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस समय आज इससे गोलागंज पॉइंट जो मासी क्षेत्र जनपद बहराइच का बड़ी इंटीरियर क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जैसे कि खबरों की दुनिया, कई अन्य टीमें भी मौके पर उपस्थित हैं और सभी टीम के माध्यम से आज यहाँ का ये लाइव कवरेज चल रहा है। और यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर विनय कुमार जी भी मौजूद थे जिनसे मैंने खास बातचीत की है। और यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं है जिसपे कोई दिक्कत हो और अभी तक कोई आम जनमानस डूबा हो, ऐसी कोई समस्या आई नहीं है सामने। फिलहाल हम इस पॉइंट को एक बार पुनः अधिकारियों को संज्ञान में दिलाते हुए एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कुछ ही पल पहले आपको बता चुके थे और मैंने आपको कल से एक मैसेज भी डाल रखा था। अब आप सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे होंगे कि आज मैंने 3 बजे मासी क्षेत्र में जो बाढ़ क्षेत्र हैं, जो जलस्तर जहाँ पे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जगह जगह लगाई गई है। सरकार के शासनादेश के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए आप यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर विनय कुमार जी मौजूद हैं और हम आज इनसे खास बातचीत के लिए चल करके आए हैं कि हमारे यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और कब से आए हैं और कब तक अभी रहेंगे। फिलहाल तो यहाँ जैसा कि अभी नदी का पूरा हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हमें बहुत ही सकुशलता से पूरे नदी का अपना भ्रमण करवाते हुए पूरी यहाँ का जायजा भी दिखाया है। मैंने इसको देखा है करीबी हकीकत से। यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि अब कहीं से कोई खतरा होगा। और फिलहाल इन्होंने बड़ी ही कुशलता के साथ यहाँ पर अपना एक जिस प्रकार इनको जो कार्यदायित्व दिया गया था, बड़े ही सराहनीय पात्र हैं कि बड़े ही तौर तरीके से इन्होंने अपने इस पॉइंट को संभाल रखा है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ न व्यक्ति। फिलहाल तो नदी के आसपास के जो खेत हैं, एक आध मकान हो तो खैरा ही जाते हैं। फिलहाल किसी व्यक्ति को यहाँ पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं है जिसे जान माल खोना पड़े। आम जनमानस पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस बात के लिए हम इनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और आज ही क्रम में मैं बात करना चाहूंगा हमारे बीच, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि विनय कुमार इंस्पेक्टर जी हमारे एनडीआरएफ के बहुत ही सीनियर अधिकारी माने जाते हैं और उनका बड़ा ही कुशल निर्देशन है। अपनी टीम के साथ इन्होंने बड़ी सकुशलता से इस पॉइंट को संभाल रखा है। इसी बात पे आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका शुभ नाम क्या, किस पद पे आप पोस्ट हैं और यहाँ पर आपकी टीम कितने दिनों से ठहरी हुई है और कितने दिनों तक रहेगी और आम जनमानस को क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे इस समय कोविड-19 को लेकर के। मैं इंस्पेक्टर विनय कुमार एनडीआरएफ से हूँ। मैं जो यहाँ पर टीम आई है उसका टीम कमांडर हूँ। तो जैसे कि आपसे कुछ मैं यहाँ पर लास्ट जून से और लगातार इस जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट है, लगभग जो बाढ़ प्रभावित एरिया हैं सभी को मैंने देख रखा और सभी में रेकी भी कर रखा है। और जहाँ भी जरूरत पड़ती है, जब पानी का वाटर लेवल बढ़ता है तो वहाँ पर जाके लोगों से मिलके अगर लोगों की कोई समस्याएं होती हैं या फिर उनको बचाव करने की ज़रूरत है तो उनको बचाव करते हुए बाहर निकालते हैं। वह कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, वह उनको लोकल बाढ़ से बचने के तरीके, सर्पदंश से उपचार आदि जो बाढ़ प्रभावित एरियो में उनके काम आते हैं तथा बाढ़ में जो घर से बनाने वाले तैरने वाले उपकरण उनके बारे में उनको जागरूक करते हैं तथा समय समय पर उनकी जो भी जरूरतें पड़ती हैं उसमें सहयोग करते हैं। बहराइच से केके न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट। जौनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध ने कहा कि भारत सरकार अनुसूचित जाति का उत्पीड़न कर रही है, जिसको देखते हुए आर्मी पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुसूचित जाति के लिए निरंतर लड़ाई करने का कार्य करें, जिससे उन्हें उनका सही अधिकार प्राप्त हो सके। जी ऐसा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी भंग है, पूरा जंगल राज है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, समुदाय का हो, किसी को भी छोड़ा या बख्शा नहीं जा रहा है। चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। यहाँ पर यूपी में 75 जिले हैं, 75 जिलों में कोई भी वंचित जिला नहीं है जिसमें अत्याचार न हो रहा हो। सरकार में अत्याचार नहीं हुआ, ये बता। हर सरकार में अत्याचार हुआ है, हर सरकार में अत्याचार हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार में जितना अत्याचार हुआ है, जितनी बाढ़ आई है अत्याचार की, वो किसी भी सरकार में नहीं आई है। एक कानून तो था, एक संविधान तो था, किसी को न्याय तो मिल सकता था, लेकिन वो न्याय भी नहीं मिल रहा है इस सरकार में। बलिया में कल पत्रकार जी, उस पर क्या आपका बयान क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज आया तो मुझे ये सूचना मिली कि हमारे पत्रकार बंधु हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और दूसरी बात ये है, उनके न्याय के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा भीम आर्मी से, वो हर संभव मदद के लिए तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। भीम आर्मी हमेशा टारगेट रही, चाहे प्रदेश सरकार रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी हमेशा निशाना बनाया जाता रहा है। जी। तो ऐसे में क्या लगता है, कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे चुनाव भी हैं? जी,
तो कैसे आप फाइट कर पाएंगे सीधे शासन से? देखिए, ऐसा है, शासन से फाइट करने के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ी विचारधाराएं दी हैं। बहुजन समाज का सिस्टम, मूवमेंट को लेकर, मिशन को लेकर, अपने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। परम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनरतन सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके से संपूर्ण भारत में हर किसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो आजमगढ़ का अभी का मामला हो, आप सभी जानते हैं, आदरणीय बड़े भाई रहे वहाँ गिरफ्त में भी रहे वहाँ पे, और समाज के लिए और लड़ने के लिए जो भी हर संभव प्रयास रहेगा वो सब। तो क्या आगामी चुनाव में भी आप पूरे प्रदेश में आएंगे? जी, बिहार में भी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा बिहार में भी हम 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। उसके लिए भी पूरा संघर्ष हो रहा है, समाज के बीच में जा रहे हैं और अपने काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। हमारा मुद्दा यूपी का चुनाव भी है। यूपी में भी आदरणीय बड़े भाई जी का जो भी आदेश होगा उस पर काम फोकस होगा, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो। कहीं भी कोई उत्पीड़न अत्याचार कहीं भी होगा, उसके लिए भीम आर्मी तत्पर खड़ी हुई है, आज़ाद समाज पार्टी तत्पर खड़ी है। यूपी ही एक ऐसा प्रदेश है जिसमें दलितों के लिए पहले से बहुत बड़ी पार्टी खड़ी है, तो सीधे आपसे टक्कर होगा, क्या वो वोट बैंक आप निकाल पाएंगे? जी, ऐसा है, मैंने भी आपसे कहा, मुझे नहीं मतलब है किसी पार्टी से। मैं अगर समाज के लिए खड़ा हूँ, मैं अगर समाज के लिए लाठी खा रहा हूँ, मैं अगर समाज के लिए मुकदमे लगवा रहा हूँ, मैं अगर समाज के लिए जेल जा रहा हूँ, तो समाज का भी फर्ज है कि जो अपना कीमती वोट है वो सही प्रत्याशी को दे और सही सरकार चुने, जो निष्पक्ष हो, जो किसी हॉस्पिटल की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो न्याय की बात करे, जो संविधान को सुरक्षित रखने की बात करे। समय आया तो किसी से गठबंधन करेंगे क्या? जी, ऐसा है, वो आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी देखेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। कि जौनपुर का लाल जीता जी गया वो सही हुआ, क्या आप इसके बारे में वहाँ गए? आवाज़ है जी, ऐसा है, मैं आपको राजनीति नहीं होनी चाहिए। ना बिल्कुल राजनीति नहीं होगी। मैं आज आया हूँ, आज आके मीटिंग करके कल मैं स्वयं वहाँ पहुँचूँ। अभी आप संज्ञान अभी तक लिए, आज 10-12-15 दिन होंगे। नहीं, संज्ञान मुझे टीम ने बताया है, मेरी टीम ने बताया है, कई घटना है, चाहे ये जो शहीद हुए हैं उसके लिए मेरी टीम ने मुझे बताया है। मैं स्वयं कल वहाँ पहुँचूँगा। आज जो मीटिंग करके आप सभी लोगों से रूबरू होकर अपनी पूरी जिले की टीम की समीक्षा कर मैं स्वयं कल वहाँ जाऊँगा। जौनपुर से KKD न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।